जो भी अपना रिफ्लेक्शन होगा वो लाइट कहाँ जाके मीट करेगी? बताओ बताओ बताओ। अभी ये क्वेश्चन तो उसमें है, करवाया हुआ है। मान लो फोकस लेंथ है, फिर लाइट ऐसे आ रही है, लाइट कहाँ जाके मीट फोकस करेगी बताओ? फोकस फोकस पे, पॉइंट पे, नहीं सर, फोकल तो प्लेन। डिफरेंट पॉइंट्स बनेंगे। फोकल प्लेन पे। और वो पॉइंट कितना और नीचे होगा? ये लाइट यहाँ पे ऐसे वो करती है ना, मीट करती है। ये तो ये डिस्टेंस तो फोकस ही होगा, लेकिन ये एंगल थीटा, तो ये तो हाइट है, हाइट कितनी बन जाएगी? एफ इंटू थीटा, बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल। अब चलो इसमें आते हैं, ठीक है। ये मेरे पास में है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? माइनस इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो तुमको दिया हुआ है कितना? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, जो कि यार बहुत बड़ा है ना। हाँ, है ना? तो हाँ सर। मैं कह दूंगा कि जो मेरी है ना इमेज बनेगी, वो तो कहाँ बनेगी? फोकस के ऊपर ही बनेगी अप्रोक्सीमेटली। तो फोकस मुझे क्या दिया हुआ है? ये। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? V/U होता है, ठीक है। और यही जो रेशो होता है, यही मेरे पास में होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या बन जाएगी? वी क्या है मेरा? उसका फोकस, फोकस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो देखो, अगर मैं यू को मीटर में ले रहा हूँ तो वो भी अपने उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 इंटू 10⁻², ठीक है। यू कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10⁻11। और हाइट, हाइट सपोज अगर हमको इमेज का डायमीटर निकालना है, तो ऑब्जेक्ट का डायमीटर कितना दिया हुआ है? कहाँ पे है डायमीटर? सर 1.4 इंटू 10⁻⁹। 10⁻⁹ 10⁻⁹। 9। तो ये आ गया ना मेरे पास में, तो ये बन जाएगा डायमीटर ऑफ इमेज, जो भी आएगा। मैंने फॉर्मूला जब लगाया ये वाला, तो उसके अंदर मैंने इसको इन्फिनिटी ले लिया बस, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अगर बहुत नंबर बहुत बड़ा होता है तो उसका इनवर्स अप्रोक्सीमेटली 0 ही हो जाता है। ओके, आगे और कौन सा था तुम्हारा? सर सर बट 61। आपने V/U में इन्फिनिटी नहीं लिया। अरे वी बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पे इन्फिनिटी ले नहीं रहा हूँ, मैं इसको यही लिखूंगा 1/v माइनस 1/1.5 इंटू 10⁻11 इक्वल टू 1/f। हाँ ठीक सर, है। ठीक समझ गया। अब मैं बोलूंगा कि ये जो चीज है, ये मेरा किस में आने वाला है? मीटर्स में। ये किस में आने वाला है? मीटर्स में। ये भाई 10⁻⁻11, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो मैंने इन्फिनिटी लिखा नहीं है, मैंने लिखा है टेकन एज इन्फिनिटी। तो इमेज जो बनेगी ना, वो कुछ इस टाइप से बनेगी। देखो कि जो लाइट है वो कुछ ऐसे आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि एंगल बहुत ही छोटा बनने वाला है ना। ये ऐसे, ये, तो ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, ये। तो उसको इन्फिनिटी लिया नहीं है, जब कैलकुलेशन किया तो इग्नोर मार दिया। ओके, क्वेश्चन 61। ये हमारे पास में एससीवी का क्वेश्चन नंबर 59 था। 61 में क्या बोला है? डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। कौन सा होता है डाइवर्जिंग? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव। कॉनकेव। तो ये मैंने कॉनकेव बना दिया भाई। इसके फोकस को मैं ऑलरेडी माइनस में लिखूंगा, -20 ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, बोला है कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है कन्वर्जिंग मिरर? कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव।
मिरर, तो ये लो, ये मेरा कॉनकेव मिरर बना दिया है। इसका फोकस 10 सेंटीमीटर, इसको भी माइनस में लिखूंगा ना क्योंकि इसका भी इधर होता है। सेपरेशन 5 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। फिर बोला है where should an object be placed so a real image is formed on the object itself। real image मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड। अरे नहीं ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना यार, पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या रियल क्या? एक्चुअली इंटरसेक्ट हाँ करेंगे सर रेज। वही। लाइट को एक्चुअल में वहां पे इंटरसेक्ट करना है। तो सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अगर के इस पोल पे फॉर्म हुआ। अगर लाइट को यहाँ पे ही आना है, वापस यहाँ पे ही आना है, तो मतलब क्या हो रहा है कि लाइट अपना पाथ है रिट्रेस कर रही है। लाइट जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस आ रही है ना। हाँ भाई, हाँ सर। ओके। तो लाइट अपना पाथ है रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो अगर मुझे मिरर से पाथ को रिट्रेस करवाना है तो देयर आर टू ऑप्शन कि यार मिरर के लिए तो या तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने या फिर कहां बने, पोल पे, राइट। अब मुझे बताओ, क्या कॉनकेव जो ये लेंस है, क्या कॉनकेव लेंस इसके पोल पे इमेज बना सकता है? नहीं सर, वर्चुअल बनेगा। नहीं बना सकता, क्योंकि कॉनकेव जो लेंस है वो हमेशा वर्चुअली बनाता है। और वो वर्चुअल कहाँ बनेगी? ये सपोज ऑब्जेक्ट है, तो जो वर्चुअल जो इमेज बनेगी वो हमेशा यहाँ कहीं बनेगी ना, यहाँ पे बनेगी इमेज, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल बनती है। तो अब मैं बोलूंगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए ना, ताकि लाइट अपना पाथ है 20। रिट्रेस कर। तो यहाँ से ये होना चाहिए तुम्हारे पास में 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 15। अब मैं बोलूंगा कि फॉर लेंस u को सपोज मैंने बोल दिया -x, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम ये, जो v है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -15। फोकस क्या है? -20। बस हमारे पास में आ जाएगा x। सर वो v की वैल्यू -15 कैसे है, वो वापस बता सकते हो क्या? भाई मुझे बताओ कि ये जो मेरा मिरर है, ये लाइट को रिट्रेस कब करवाता है? जब इसको लगता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका फोकस तुमको दिया हुआ है 10, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? 20। 20। हाँ सर। मिरर और जो लेंस है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5। तो ये जो बनेगी इमेज लेंस की, और इससे इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 15। हाँ सर समझ गया सर। तो 15 प्लस और हो गया। चलो, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म, व्हाट इज प्रिज्म? डेफिनेशन ऑफ द प्रिज्म। सर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो वाइट लाइट को स्प्लिट करता है। नहीं, अगर भाई व्हाइट लाइट को तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ही स्प्लिट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लेंस ही करेगा। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। भाई देखो, ट्रांसपेरेंट जो इंस्ट्रूमेंट था वो तो मेरा स्लैब भी था, है ना। स्लैब भी था और लेंस भी था मेरे पास में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो स्लैब के अंदर क्या था? देयर आर स्लैब। स्लैब का मतलब था देयर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस R1 एंड R2, और वो दोनों कैसी थी? पैरेलल। इसलिए इसको मैंने क्या बोला था? स्लैब। फिर हमारे पास में क्या आया था? लेंस। उसके अंदर क्या था लेंस में? हाँ,
ये मेरे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, ये मेरे पास में रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2। इसमें क्या था? स्फेरिकल। अब जो है प्रिज्म जो है, प्रिज्म एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आई हैव टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर प्लेन, बट देयर इज ए एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन। जैसे इसके अंदर एंगल कितना था, अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर एंगल कितना है 0 डिग्री, बिकॉज बोथ द सरफेसेस आर पैरेलल। तो प्रिज्म एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं इसको देखूं तो सपोज ये कुछ ऐसा है, ये देयर आर टू प्लेन्स, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया। ये हमको आगे से दिख रहा है। अगर 3D में देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। किस किसने रियल में देखा है प्रिज्म? तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ हाँ सर। ये है ना, तो मतलब ऐसा होता है ना, ट्रायंगल सा बना होता है। तो इसके अंदर बताओ, अगर मैं इस कहते थे डायग्राम को देखूं, इसके अंदर कितने फेस हैं? हाउ मेनी फेस? 5 5 5 होंगे इसमें। हाँ 5 5 5। ठीक है भाई। एक ये वाला, इसको मैंने बोला सपोज A B C D E F। So there are 2 triangular faces and there are 3 rectangular faces। ठीक है, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म की देयर आर। ठीक है, अब इसमें लाइट अपने इंसिडेंस करा रहा हूं, तो ये जो मेरे पास में लाइट आई, मान लो इस वाले पे आई, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस या फिर कहते हैं सरफेस 1। अब लाइट यहां से अगर है ना वो है रिफ्रैक्ट होएगी तो क्या पॉसिबिलिटी है? कौन कौन से फेस पे वो जा सकती है? हाँ भाई, सर वो जो पीछे ट्रायंगुलर पार्ट है वहां से भी निकल सकता है, और ये जो या बाजू तो में यहाँ से जाएगी, rectangular part है यहाँ या से निकल सकता या तो जो अपना बॉटम वाला है उससे जाएगी, या इससे जाएगी। बस उन दोनों से नहीं जाएगी, बिकॉज हमें पता है कि रिफ्रैक्टिंग जो लाइट होती है सेम उसमें आती है ना, प्लेन में आती है। तो अगर मैं इसको, ये जो लाइट है दिस इज पैरेलल टू फेस ADF, अगर ADF फेस के पैरेलल है तो उसके अंदर तो जाएगी नहीं है भाई, ये तो उसी उसमें जाती है ना, प्लेन में जाती है लाइट। एक हमें पता है नॉर्मल, इंसिडेंस रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल 3 रेज आर इन द सेम प्लेन। तो जो भी मेरा होगा सिनारियो, जो भी मेरी एक्टिविटी होएगी, दैट विल बी इन द सेम प्लेन। सपोज ये मेरा वो प्लेन है जिसके अंदर सारी एक्टिविटी हो रही है। समझ में आया? तो अगर if light is incidence on face 1 and it is again going at this face, ये वाला face, तो यहां से इसका यहाँ पे हो जाएगा। सो पहला रिफ्रैक्शन कहाँ पे हुआ? फेस 1 पे, और सेकंड रिफ्रैक्शन किस पे हो गया? इस पे हो गया। तो ये जो चीज है इसको बोल देंगे बेस। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर मेरा जो, अगर मैं इसको यहां से देखूं ना, सामने से देखूं, तो अगर लाइट यहां से आई, रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, और फिर यहां चली गई, तो इसको मैं बोलता हूं बेस। मतलब एक ऐसा फेस, थर्ड फेस जहां पे लाइट नहीं जा रही है, दैट इज माय बेस। और ये जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बन जाएगा? द एंगल मेड बाय द 2 रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स। ठीक है, अगर इसी डायग्राम में कुछ ऐसा होता कि लाइट यहां से आई और वो यहां पे आ गई, अब कौन सा होगा एंगल ऑफ प्लेन? अपना एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखो ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी? बेस। ये बन गया रिफ्रैक्टिंग प्लेन 1,
ये बन गया रिफ्रैक्टिंग प्लेन 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बन गया ये। सो दिस इज माय एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है? यस हाँ Yes. हाँ भाई सबको, हाँ इजी है, मतलब इसमें क्या है। गुड। अब देखो देयर आर टू वर्ड्स, अगर तुमने कभी सुना हो, एक वर्ड होता है मोनोक्रोमेटिक। क्या मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक? वाली लाइन। Wavelength की line. सिंगल वेवलेंथ, इसको हम बोलते हैं सिंगल वेवलेंथ। अगर मैं हरे रंग की लाइट आ रही है, देन ऑल द रेज आर ऑफ द सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फिर हमारे पास में होता है व्हाइट लाइट। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, मिक्सचर ऑफ All ऑल lights. all visible, okay, all visible wavelengths। अगर सारा लाल हरा नीला गुलाबी सबको अगर मैं मिक्स कर दूंगा, तो मुझे जो लाइट दिखाई देगी उसका जो कलर है दैट विल बी व्हाइट। तो एज ऑफ नाउ सर, तो व्हाइट लाइट में जो नॉन विजिबल है वो भी इंक्लूडेड रहते हैं क्या? नहीं, तुमको पहले ही दिन मैंने बताया था व्हाट इज लाइट। क्या होता है लाइट? विजिबल स्पेक्ट्रम, राइट? यस सर। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आई एम भाई, और ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे मैं जो भी बातें करूंगा दैट ऑल थिंग्स विल बी रिलेटेड टू अवर विजिबल स्पेक्ट्रम। यहाँ पे एक्सरे की बात ही नहीं करूंगा बिकॉज आई कैन नॉट सी एक्सरे। तो एज ऑफ नाउ वी विल कंसिडर all rays to be monochromatic। ठीक है? हाँ, अब हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं लेंस के हो या मिरर के हो, ऑल्दो तुमको मैंने बताया नहीं था, लेकिन सबके अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट ही थी। दैट वाज, कहते हैं ना, बिना बताए वो चल रहा था। अब ये क्यों होगा ये मैं तुमको बताऊंगा जब हम करेंगे अपने डिस्पर्जन। तुमने कहा था ना क्या करता है प्रिज्म, व्हाइट वो लाइट को different 7 wavelength कलर्स के में लिए करता है। different हाँ speed तो में travel करेगा तो फिर disperse हो जाएगा। yes, तो हम उसकी बात बाद में करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं डेविएशन। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। एक बार, डेविएशन बाय प्रिज्म। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे माइंड में यही आना चाहिए कि क्या प्रिज्म से डेविएशन होगा? हाँ सर, होगा। Yes, sir. होता है। क्यों क्यों होगा? तो refract करके Parallel नहीं है जब ना, so निकलेगा यस तो सर, यस स्लैब जैसे नहीं है। दोनों के बीच में एंगल है ना, तो यस, देयर आर एंगल। और मुझे पता है कि लाइट का जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, और उसी को डेविएशन बोलते हैं। तो नाउ विल स्टडी कि जो डेविएशन है वो कैसे होगा। ठीक है? तो सबसे पहले अपने बनाते हैं डायग्राम। ये लो, ये हमने बना दिया प्रिज्म। ये प्रिज्म का बेस। इसको मैंने इसलिए बोला बेस बिकॉज मेरा जो ये बनेगा ना डायग्राम बनेगा, तो मैं ऊपर वाले ही जो फेस है मेरे दो, उनसे ही करवाऊंगा रिफ्रैक्शन। आई नो कि मैं उन दोनों से करवाने वाला हूँ। ये जो है इसको मैंने बोल दिया एंगल ए। क्या बोलते हैं एंगल ए को? क्या एंगल ऑफ बोलते हैं? angle of prism. एंगल ऑफ प्रिज्म, और यू कैन से एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स। दिस इज माय बेस। ये जो पूरा मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुमको दिया हुआ नहीं है तो वी विल अज्यूम इट टू बी कितना? 1। 1। 1. ठीक है, एक लाइट रे आई, सपोज यहां से आई,
ये इंसिडेंस कर गई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, अब मुझे इसको इंसिडेंस करवाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वो निकालेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले बनाया मैंने नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल। ओके, दिस इज माय नॉर्मल वन, इसको मैंने बोल दिया नॉर्मल वन। नॉर्मल वन का इंसिडेंस रे के साथ जो एंगल बनता है, इसको मैंने बोल दिया इंसिडेंट एंगल, वही अपने जो कॉमन चीजें होती हैं। ओके, ये लाइट का एक्चुअल पाथ, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट इस पाथ में जाती, राइट, एक्चुअल पाथ। लेकिन लाइट यहां से क्या करेगी, मुड़ जाएगी। लाइट यहां पे आ गई, भाई होगा ना रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल है इसको मैंने बोल दिया R1। अब लाइट सेकंड वाले फेस पे गई, तो जो सेकंड वाला फेस है उधर भी होगा रिफ्रैक्शन, हाँ भाई होगा ना। ओके, तो ये लो, ये मेरा बन गया नॉर्मल 2। ठीक है, नॉर्मल 2 के साथ जो एंगल बन रहा है, इसको सपोज मैंने बोल दिया R2। अब जो लाइट है, वो लाइट ये लो, ये उसका एक्चुअल पाथ। तो लाइट नॉर्मल से पास में जाएगी या दूर जाएगी? लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू दूर से रेयर, दूर जाएगी। दूर जाएगी। नॉर्मल से दूर जाएगी। ये लो, ये लाइट और नीचे चली गई। ठीक है, एंड दिस होल एंगल, इसको मैं बोलता हूं E। क्या होता है E? इमर्जेंट एंगल। ठीक है, और ये जो रे है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, कि लाइट अब बाहर निकल गई है। तो ये कुछ वो है, क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजीज। ओके, हाँ भाई। जी सर। यस सर। अब आता है कैलकुलेशन पार्ट। सबसे पहले सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, ये जो पॉइंट है ये तो हो गया A, इसको मैंने बोल दिया P, इसको मैंने बोल दिया Q, इसको सपोज मैंने बोल दिया B। ये मेरे पास में सब कुछ बन गया। हमको हमारा जो हेडिंग क्या था, डेविएशन बाय द प्रिज्म। तो पहले बताओ एट पॉइंट P डेविएशन होएगा लाइट का, लाइट को कहीं पे जाना था, लाइट कहीं और चली गई, कितना डेविएशन हुआ, इसको मैंने बोल दिया डेल्टा 1 I minus R1। हाँ मैंने सारा I माइनस R1। कहाँ की तरफ हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। लाइट नीचे आ गई, अबे हाँ हाँ लाइट नीचे, क्लॉकवाइज, सॉरी। तो सपोज इसको मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज। फिर मैं चला गया सेकंड वाले पे एट पॉइंट Q। R2 होगा क्लॉकवाइज। हाँ क्या, वापस डिविएट हुआ है क्लॉकवाइज। हाँ तो बताओ मैं अभी कितना हुआ, R2 अबे R2 तो उसका इंसिडेंस एंगल है। व्हाट इज द E डेविएशन? minus R2। E माइनस R2, देखो उधर E माइनस R2, वो भी कहाँ की तरफ हुआ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ही हुआ है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल डेविएशन, तो क्या बन जाएगा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। देखो ना, इन दोनों को ऐड कर दूंगा ना, बिकॉज बोथ आर इन सेम सेंस ना, दोनों ही अपने क्लॉकवाइज हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे पास में। ये हमने कर दिया। सही है ना। हाँ सर। अगर मैं इसको ज्योमेट्री से निकालना चाहूं, कोई बोले कि नहीं सर वो ज्योमेट्री से निकालो, आपने तो ये कर दिया, तो ये मेरी फाइनल रे है, ये मेरी इनिशियल रे है। फाइनल रे मेरी ये है, ये वाली जो अभी बनाई ना येलो कलर की, ये है। लाइट का एक्चुअल पाथ वो था। तो ये जो एंगल है इसको बोलेंगे ना डेविएशन, कि ये लाइट का एक्चुअल पाथ था, लाइट यहाँ चली गई, इसको बोलते हैं ना डेल्टा।
तो सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया x। तो पहले देखो, एक हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ऊपर का डायग्राम को थोड़ा ऐसे कर लो एक बार के लिए, क्योंकि एक पेज में आएगा नहीं ना पूरा। ओके, थोड़ी सी यहाँ पे वो दिखाता हूँ कैलकुलेशन। ट्राइंगल पी बी क्यू, ट्राइंगल पी बी क्यू, उसमें कितने एंगल दिए हुए हैं तुमको? एक R1 दिया हुआ है, एक R2 दिया हुआ है, और एक एंगल दिया हुआ है B। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल B? I minus R1 plus R2. आपको पता है, पाई माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखो क्वाड्रिलेटरल ए पी बी क्यू, ध्यान से देखो डायग्राम में, ए पी बी क्यू, इसके अंदर एंगल P जो है वो कितना है? 90 डिग्री, बिकॉज वो क्या था, वो है ना नॉर्मल है, वो तो सरफेस पे। वैसे ही जो एंगल Q है वो भी कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब बच गया एंगल A और एंगल B। सो व्हाट शुड बी द समेशन ऑफ एंगल A एंड एंगल B? क्वाड्रिलेटरल के 180. सारे एंगल का समेशन कितना होता है? ये तो मैं बोलूंगा कि A प्लस B जो है इसको कितना होना चाहिए? पाई। और एंगल B की वैल्यू कितनी है? पाई माइनस R1 प्लस R2। तो मैं क्या लिखूंगा? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? A। ठीक है ना? तो मेरे पास जो है डेविएशन आएगा उसको मैं लिख सकता हूं I प्लस ई माइनस ए। और हमको A तो पता है, A इज कांस्टेंट, A इज एंगल ऑफ एन प्रिज्म। जब मैं मार्केट से प्रिज्म लेके आया तो आई न्यू दैट व्हाट इज द एंगल ऑफ दैट प्रिज्म। ठीक है, हाँ भाई बताओ, हाँ किसी को सर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? सर वो एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा गिवन रहेगा क्या? अरे यार, जो अगर तुमको कोई अभी प्रिज्म दे सर रहा 90 है, डिग्री कहाँ से है? हाँ सर APB 90 कहाँ से आया था? वापस एक बार बता देना। APB व्हाट इज दैट? एंड रेड लाइन, और रेड लाइन क्या है? नॉर्मल रेड लाइन इज द नॉर्मल। क्या होता है नॉर्मल का मतलब? 90 व्हाट इज डिग्री। एंगल APB? 90 डिग्री। तो हाँ इसलिए मैंने बोला 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये बन गया डेविएशन का फॉर्मूला। अब देखो इसमें बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, I और E। सपोज तुम्हारा जो इंसिडेंस एंगल है 60 डिग्री, 60 मान लो, और तुम्हारा इमर्जेंट एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अगर तुम इनको उल्टा कर दोगे तो, अगर तुमने इंसिडेंस को 30 कर दिया तो क्या तुम्हारा इमर्जेंट एंगल 60 हो जाएगा? हाँ रिपीट कर सकते हैं। भाई, मैं तुमको यहाँ पे एक चीज है, चलो वो वहां तक सही है। अब देखो, अब मैं लिखता हूँ व्हाट इफ। सर अब हॉरिजॉन्टल करना कुछ दिखता नहीं है अच्छे से। सर रिट्रेस कर लेगा ना पाथ को। चलो चलो ठीक है, व्हाट इफ I and E आर इंटरचेंज। तो चलो ठीक है, एक इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ओके, तो ये है केस 1। केस 1 के अंदर मैंने क्या किया, जो मेरी लाइट थी वो यहां से आ रही है, उसका इंसिडेंस एंगल तुमको दिया हुआ है, मान लो I। तो ये लाइट जब अंदर जाएगी तो क्या एंगल बनेगा? सपोज ये एंगल बन गया R1, ये एंगल R1 बन गया, तो जो आगे वाला एंगल है वो क्या बन जाएगा? ये वाला एंगल, हाँ बताओ बताओ। दिस विल बी A माइनस R1, क्योंकि हमको पता है R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? A। तो यहाँ का एंगल कितना बन जाएगा? E। हाँ यस सर।
तो Yes. इफ इंसिडेंस एंगल इज आई देन इमर्जेंट एंगल इज ई। अब मैं पूरे सिनेरियो को उल्टा कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, मैं जब लाइट को इंसिडेंस कर रहा हूँ, ये ये एंगल ए, ठीक है, ये मेरी लाइट आई, इस एंगल को मैंने बोल दिया ई। आप बताओ अब जो अंदर वाला एंगल होगा वो कितना आएगा, ये वाला। भाई हमको पता है स्नेल्स लॉ ही हम यहाँ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ ही हम यहाँ लगाएंगे, तो ये एंगल अगर ई है तो अंदर वाला एंगल क्या आना चाहिए, ए माइनस आर वन। A minus R1. भाई कैलकुलेशन तो सेम रहेगी ना। ये अगर ए माइनस आर वन है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, आर वन, और ये अगर आर वन है तो बाहर का एंगल क्या बन जाएगा, आई। आई। यस क्योंकि स्नेल्स लॉ तो, भाई स्नेल्स लॉ तो वही है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज सेम। तो इस केस के अंदर मान लो सपोज एंड डेविएशन आया डेल्टा नोट, तो इसके अंदर भी कितना आएगा अपना डेल्टा, डेल्टा नोट आएगा। दोनों ही केस Yes. के अंदर क्या Yes, आएगा, sir. भाई इसके अंदर लिखोगे आई प्लस ई माइनस ए, इसके अंदर क्या लिखोगे ई प्लस आई माइनस ए, बात तो एक ही है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दो इंसिडेंस एंगल ऐसे होंगे जिनके लिए डेविएशन की वैल्यू सेम आएगी, है ना। Yes, sir. there are two incidence angle for which the value of deviation is same, और वो एंगल कौन कौन से होंगे, जो पहले वाले केस में इमर्जेंट एंगल था, अगर तुमने उसको दूसरे वाले केस का इंसिडेंस एंगल बना दिया तो मामला सही है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल हम चेक कर सकते हैं। हमको अगर ये निकालना है डेविएशन, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है आई प्लस ई माइनस ए। तो हमने प्लॉट किया ग्राफ डेविएशन का, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया डेल्टा और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इंसिडेंस एंगल, कि कौन से एंगल पे मैं लाइट को इंसिडेंस कर रहा हूँ। फिर हमने क्या हुआ, ग्राफ है ना प्लॉट किया, तो हमारा जो अपना डेविएशन का जो कर्व आया, कर्व जो है वो कुछ ऐसा आया, ये कुछ ऐसा आया, ठीक है। और ये पूरा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। देखो अभी हमने देखा, सपोज तुम्हारे पास ये जो है डेल्टा आ गया कुछ, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, ये मान लो डेल्टा है। इस डेल्टा के लिए जो इंसिडेंस एंगल था वो था मान लो x, और जो अपना इमर्जेंट एंगल है वो है y। तो अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा तो इस पॉइंट के लिए इंसिडेंस एंगल क्या होगा और इमर्जेंट एंगल क्या होगा, Y बताओ। और भाई हमको पता है, इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल को अगर मैं y कर दूंगा तो इमर्जेंट एंगल क्या बन जाएगा मेरे पास में, x, सच दैट इन बोथ द केसेस, ठीक है, इन बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ अ डेविएशन विल बी सेम है। ओके, फिर आते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम जो अपना डेविएशन है वो यहाँ पे आया, इसको हम बोलते हैं डेल्टा मैक्सिमम। जो डेल्टा मैक्सिमम कब आएगा, जब तुम्हारे पास में इंसिडेंस एंगल जो है वो ना मिनिमम होगा, ठीक है। इंसिडेंस एंगल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सर मैक्सिमम भी होगा तो होगा। हाँ सर अगर इंसिडेंट को मैक्सिमम किया तभी भी होगा। यस, एक ही बात है, एक ही बात क्योंकि है, अगर इमरजेंट अगर एक मिनिमम हो जाएगा एक केस में, दूसरे Yes. केस में maximum। तो बताओ दोनों ही केस के अंदर मैक्सिमम क्या हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है 90 ना एक degrees। चीज तो, है ना। तो मैं 90 डिग्री पे इंसिडेंस, सर आपकी आवाज क्रैक हो तो रही है। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इस पॉइंट पे जो है ना इंसिडेंस एंगल है दैट इज 9, एंगल कैसा है 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलूंगा कि जो अपना इमर्जेंट एंगल है वो कितना है,
इस केस के अंदर जो तुम्हारा डेविएशन जो आएगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो सपोज मैं इस पॉइंट पे बैठा हुआ था यहाँ पर, अब मैंने क्या किया, इंसिडेंस एंगल को धीरे धीरे क्या क्या बोलते हैं इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, डेविएशन कम हो रहा है। सर बट इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सर फिर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना। नहीं ना, तो 90 तो हो सकता पैरेलल है, उसके आगे भाई उसके आगे होता है। अबे उसके आगे होता है ना वो तो। अगर एक लाइट मान लो ऐसे गई हाँ सर, वो यहाँ क्रिटिकल से, एंगल जैसे हो गया फिर। हाँ क्रिटिकल एंगल हो जाएगा फिर वो, ठीक है। और ये लाइट यहाँ पे जाके ये ऐसे चली गई, हाँ तो ऐसा हो सकता है ना। हाँ सर, हाँ। और क्या इस केस में ये हो गया, ई हो गया 90 डिग्री और ये हो गया तुम्हारे पास में आई। अब इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, अगर मैं आई को 90 डिग्री कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो ये मेरे पास में आता है डेल्टा मैक्सिमम। अब देखो, अगर मैं इंसिडेंस एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं देन द वैल्यू ऑफ द डेविएशन इज डिक्रीजिंग, राइट। तुमको डायग्राम में दिख ही रहा है। और हर वैल्यू के लिए ये मेरे पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो कम होते होते मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब तुम ध्यान से एक चीज को देखो, हाँ आई जो आपने x दिया वो x एक्सिस ये सब नहीं, मतलब रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, हाँ कोई यार वैल्यू है वो, भाई कोई आई वैल्यू है x जैसे कोऑर्डिनेट कि और y x कोऑर्डिनेट नॉट, तो नहीं है, राइट? नहीं 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 वो कुछ वैल्यू है, नंबर। भाई मेरे जो मैं एक्सिस है वो तो एंगल है ना, एक्स वाई थोड़ी ना। ये लो, तुमको अगर एक्स वाई के अंदर कंफ्यूजन होता है, इसको बोल दो थीटा, इसको बोल दो फाई, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, फाई, ये क्या बन जाएगा थीटा। सही है, हाँ अरे सही है अब। हाँ सर समझा। हाँ तो देखो, मैंने स्टार्ट किया पॉइंट ए, सपोज इसको ए बोल दिया, मैं धीरे धीरे इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ। इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं तो जो मेरा एंगल ऑफ एन इमर्जेंट है वो क्या होगा, कम होगा बढ़ेगा। सर कम होगा। कम होगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि उसके सामने एक काउंटर चीज भी आने वाली है सेम वाली, तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है और मेरा डेविएशन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, ये वाला पॉइंट बीच वाला, तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूं डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम। अब देखो डेल्टा जो मिनिमम है इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले और इससे बाद में आई और ई की वैल्यू को इंटरचेंज होना है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा आई इक्वल टू ई, दोनों की वैल्यू सेम है। इस भाई तुमको पता है ना, किसी भी चीज के रूट्स अगर सेम हो जाते हैं तो जैसे अब क्वाड्रेटिक में होता है, हाँ सर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो ये पॉइंट काइंड ऑफ वही है। और ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक नहीं है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पैराबोला के जैसा ही है, बट दिस इज नॉट पैराबोला। तो ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ, सो मैं बोलता हूं पॉइंट ओ इज ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड फ्रॉम डायग्राम I can say that at minimum deviation I should be equal to E, क्योंकि उसके आगे पीछे फिर मैं इक्वल कैसे करूंगा। अब देखते हैं कि मिनिमम जो अपना डेविएशन होता है वो होता क्या है। तो हमने अभी क्या बोला कि I इक्वल टू क्या बन जाएगा, E। I अगर E के इक्वल है, ये देखो अब इसमें आते हैं डायग्राम में, ये एंगल आई, ये एंगल भी क्या बन गया आई, है ना। तो ये एंगल अगर मैंने बोल दिया आर, तो यहाँ का एंगल भी क्या होना पड़ेगा, हाँ आज
तो यार ही होना पड़ेगा ना, स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो मैं कह सकता हूँ कि R1 शुड बी इक्वल टू R2, और जिसको मैंने क्या बोल दिया R। एंड मुझे एक और चीज पता है कि R1 प्लस R2 क्या होता है A। तो यहां से मेरे पास में जो R है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी A/2। सही है? यस सर। यस। तो मैं मेरे पास जो मेरा वो था डेल्टा मिनिमम, वो क्या बन जाएगा I प्लस E माइनस क्या होता था A होता था ना। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा मिनिमम शुड बी इक्वल टू, ये तो दोनों इक्वल ही हैं तो मैंने लिख दिया 2I माइनस A। तो ये यहां से I की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, मैं R की वैल्यू A/2 है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दूं, क्या होता है इक्वेशन, 1 इंटू साइन I, तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 इक्वल टू म्यू साइन A/2। सही है? तो यहां से हमारे पास व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू बन जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। किसी भी जो अपना मटेरियल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने इसी से निकालते हैं। हम क्या करते हैं, उस जो मटेरियल का प्रिज्म बनाते हैं उसके लिए सब कुछ चेक करते हैं, कौन से एंगल पे कितना डेविएशन आया, और फिर इस कैलकुलेशन को करके हम ये निकालते हैं। दिस इज हाउ वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल। क्या हमने यहां तक कोई अप्रोक्सीमेशन किया? सर आप नहीं पूरा सर। एक बार से ब्रीफ नहीं कर सर, दोगे क्या इसमें? अप्रोक्सीमेशन तो नहीं किया है। हाँ अप्रोक्सीमेशन भाई देखो, नहीं किया है। अब देखो इसके अंदर सब स्पेशल केस हम स्टडी करेंगे। ऊपर से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि मेरे पास प्रिज्म था, यह है ना प्रिज्म, और मैंने एक लाइट को इंसिडेंस किया एंगल I पे। सो आई जस्ट कैलकुलेटेड द डेविएशन का फॉर्मूला। डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन गया, I प्लस E माइनस A। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। क्लियर है इतना सबको? यस सर। ओके। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैं कहा ठीक है चलो अब डेविएशन का फॉर्मूला आ गया, तो हमने पूरा ग्राफ बनाया डेविएशन का। ये वाला ग्राफ मैं क्या किया, एक प्रिज्म लिया, लाइट ली, और उसका पूरा डेविएशन निकाला। तो जो डेविएशन का जो ग्राफ आया वो ऐसा आया। इस ग्राफ को देख के मैंने बोला कि अगर मुझे मैक्सिमम डेविएशन चाहिए तो I या E में से किसी एक को 90 डिग्री कर दूंगा, है ना। क्योंकि मुझे पता है I और E जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल हो जाते हैं अगर मैं उनकी वैल्यू को चेंज करूंगा तो। ठीक है, तो हमने देखा कि ठीक है मैक्सिमम डेविएशन के लिए आई विल गेट 2 एंगल्स। फिर मैंने पूरे ग्राफ को और एनालाइज किया, मैंने देखा कि ओके देयर इज अ पॉइंट, उस पॉइंट पे आई विल गेट द मिनिमम डेविएशन ऑफ द लाइट, एंड द स्पेशलिटी ऑफ दैट मिनिमम पॉइंट इज एट मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। और अगर ऐसा है तो जो एंगल ऑफ एन रिफ्रैक्शन जो R1 R2 थे वो क्या बन जाएंगे A/2, क्योंकि हमें पता है कि R1 प्लस R2 क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरे पास डेल्टा का फॉर्मूला ये आ गया। सही है? बताओ इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक? सर डेल्टा मैक्स। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर डेल्टा मैक्स का एक बार बताइए।
डेल्टा जो मैक्सिमम है कब आ रहा है, जब तुम्हारे पास में इंसिडेंस एंगल या फिर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो कैसा है, मैक्सिमम। और वो कितना हो सकता है मैक्सिमम, 90 डिग्री। हाँ सर समझ गया। बस तो मैंने उसको फिर 90 कर दिया। चलो फिर ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं एक और स्पेशल केस लूंगा, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं कि फॉर थिन और स्मॉल एंगल प्रिज्म, इसका मतलब हुआ कि जो एंगल ए है दैट इज लेस देन, इसमें डेविएशन बहुत कम होगा। ठीक है। अगर तुम्हारा एंगल ऑफ जो प्रिज्म है वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो तुमको एक चीज पता है ना कि व्हेन साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाता है, थीटा, कब, व्हेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 0 और वेरी स्मॉल। किया हुआ अप्रोक्सीमेशन, ये हमने हर जगह किया है ना, उसमें भी किया था, मिरर वाले फॉर्मूले में भी किया था, लेंस वाले फॉर्मूले में भी किया था। अगर एंगल बहुत छोटा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो सेम चीज, इसको सपोज मैंने बोल दिया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1। सो आई विल से नाउ इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, नाउ इक्वेशन 2 जो म्यू है वो क्या बन जाएगा भाई, अगर साइन थीटा को अगर मैं थीटा लिख दूं, अगर एंगल बहुत छोटा है तो लिख सकता हूं ना, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बाई a/2। तो ये बन जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस a अपॉन a, दैट इज डेल्टा मिनिमम बाई a प्लस 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, म्यू इक्वल टू डेल्टा मिनिमम अपॉन a प्लस 1। तो क्या डेल्टा मिनिमम क्या बन जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम में आएगा। अब बताओ ये फॉर्मूला मतलब एप्लीकेबल कब है, इसके लिए ये क्या कंडीशंस है, व्हेन कैन वी यूज दिस फॉर्मूला, ओनली थिन प्रिज्म। अगर प्रिज्म मेरा बड़ा है जिसका एंगल मान लो 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, ठीक है, तो फिर मैं उसके अंदर कर नहीं सकता ना फिर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है। और दिस इज आई एम टॉकिंग ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम मिनट डेविएशन। ठीक है, हाँ भाई, यस सर। चलो अब कुछ डेविएशन से अपने और को कुछ अपने चीजें करते हैं। तो पहले एक वो देखते हैं और जनरल ऑब्जर्वेशन क्या होता है। भाई तुमने देखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो कॉनकेव होता है उसका कैसा होता है, नेगेटिव। तो देखते हैं कैसे। सपोज ये मेरे पास ये है ना प्रिज्म है, ये वाला प्रिज्म, इसमें एक लाइट यहां से आई, तो ये जो लाइट का ये तो बन गया एक्चुअल पाथ। फाइनली लाइट कहां जाएगी, ऊपर जाएगी या और नीचे जाएगी, इस लाइट, इस लाइन के नीचे जाएगी। नीचे आ जाएगी। नीचे जाएगी। ये देखो यहाँ जाएगी और यहाँ पे और नीचे चली जाएगी फिर। तो मैं कह सकता हूं कि लाइट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स बेस, है ना, यही है ना बेस जो है।
बेस की तरफ ना मुड़ जाती है। तो अब देखो, अगर मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, मटेरियल तो वही है, ये इसको थोड़ी अब फर्क पड़ता तुमने क्या बनाया। अगर इसके अंदर प्रिज्म बनाओ तो इसके अंदर जो मेरा प्रिज्म बनेगा वो ऐसा बनेगा ना, ये वाला। हाँ सर, और कॉन्केव में उल्टा बनता है, ये तो जो भी लाइट आएगी, सपोज यहाँ से आ रही है, उसको कहाँ की तरफ मुड़ना है? बेस की कन्वर्ज तरफ ना। करेगी बेस की तरफ। ये लो, ये भी आ रही है, इसको भी कहाँ की तरफ मुड़ना पड़ेगा? बेस की तरफ। इसलिए कहते हैं फोकस इज पॉजिटिव। अगर कॉन्केव है, हम उसको उल्टा प्रिज्म की तरह इमेजिन कर सकते हैं। यस, तो अगर मैं इसको अपने प्रिज्म की तरह बनाऊं तो इसके अंदर प्रिज्म ऐसा बनेगा। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट आ रही है, उसको बेस की तरफ मोड़ना है तो ये लो यहाँ मुड़ जाएगी। ये यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ मुड़ जाएगी। फोकस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो प्रिज्म एक्चुअली बेसिक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको से हम बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हो, पहला क्वेश्चन, सपोज तुमको दिया हुआ है कि एक ये है मेरे पास, तो म्यू दिया हुआ है 3/2, और जो एंगल ऑफ जो ये दिया हुआ है प्रिज्म, ये तुमको दिया हुआ है 4 डिग्री। ठीक है, एक लाइट ऐसे आ रही है, तो बताओ फाइंड डेविएशन। बताओ। हाँ सर 2 है क्या? सर इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं सर use एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें ये करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा, तो क्योंकि देखो, वो मिनिमम डेविएशन। यस यस यस, वेट, हाँ हाँ, यस। देखो, नहीं, अब इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर तुमको ये तो पता है स्मॉल एंगल दिया हुआ है, 4 डिग्री इज द स्मॉल एंगल, लेकिन उसने इंसिडेंस एंगल तो तुमको को दिया ही नहीं है ना। तो ऐसे केस के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि अगर जो मेरा लेंस, जो मेरा प्रिज्म है, इसका एंगल बहुत छोटा है, तो इसका जो डेविएशन है वो भी बहुत छोटा होगा। क्यों? इसका रीजन क्या है बताओ। देखो सर सबसे दो पैरेलल सरफेस जैसे मान सकते हैं हम लोग, तो यस स्लैब जैसे यस, करेगा। इफ बोथ द सरफेसेस आर पैरेलल, तो उससे अपना डेविएशन कितना आता है स्लैब से? 0। तो अगर मैं छोटा सा एंगल बना दूंगा तो जो मेरा डेविएशन आएगा वो भी छोटा सा ही आएगा ना, स्मॉल। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब स्मॉल एंगल वाला होता है प्रिज्म ना, तो मैं क्या करता हूं कि डेल्टा मिनिमम वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, बिकॉज स्मॉल एंगल will cause small deviation only। तो इसलिए मैं ये लगा दूंगा। और क्या फॉर्मूला होता है? म्यू -1 इंटू ए। अगर तुमने एंगल ऑफ प्रिज्म को डिग्री में लिया तो तुम्हारा आंसर डिग्री में आएगा, उसको रेडियन में लिया तो ये भी आएगा। तो क्या बन जाएगा? म्यू कितना है? 3/2 -1 इंटू एंगल कितना है? 4 डिग्री। तो कितना बन जाएगा? 2 डिग्री। और कहाँ की तरफ? बेस की तरफ। तो ये इसका एक्चुअल पाथ था, लाइट यहाँ की तरफ मुड़ जाएगी बाई। सर ये तो मिनिमम डेविएशन हुआ ना, तो हम ये क्यों निकाल रहे हैं बस अरे डेविएशन? अरे तो भाई मैंने अभी क्या बोला? जब मैं बोल रहा था तुम कहाँ सो गए थे क्या? मुझे बताओ कि स्लैब से तुम्हारा कितना होता है? अगर एक स्लैब है, स्लैब से कितना डेविएशन आता है? तो स्लैब से तो बस लैटरल शिफ्ट होगा। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, स्लैब से कितना डेविएशन आता है? 0। हेलो, अब कहाँ गया? कौन पूछ रहा था? नाम बताओ।
और मैं पूछ रहा सर पूरी क्या था? हाँ हाँ हाँ, नहीं अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दो ना। सपोज तुम्हारे पास में एक स्लैब है, स्लैब का मतलब क्या होता है, बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल। तो उस केस के अंदर व्हाट इज द डेविएशन ऑफ द लाइट, बताओ कितना आता है? t by cos i वाला। अरे वो तो वो होता है लेटरल शिफ्ट होता है, डेविएशन की बात कर रहा हूं मैं, डेविएशन। जीरो, पहले Deviation तो लाइट होता ही नहीं है ना। होता ही नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो होता है ना। हाँ सर। यस, अगर मैं दोनों सरफेस के बीच में एंगल को छोटा सा कर दूंगा तो जो हमारा डेविएशन आएगा वो भी कैसा आएगा, छोटा सा ही आएगा। हाँ सर। यस, तो यहाँ पे एंगल मेरा छोटा सा ही है, तो स्मॉल एंगल के लिए जो डेविएशन आएगा वो भी स्मॉल ही होएगा, और स्मॉल को मैं क्या बोल देता हूँ, मिनिमम, क्योंकि स्मॉल तो स्मॉल ही है ना। ओके सर समझ गया। तो इसलिए हमने वो लगा दिया। अगर यहाँ पे जैसे मैं जो अभी मैं अगला क्वेश्चन दूंगा वो ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर जो अपना एंगल है वो एंगल बड़ा है, तो हम उसको नहीं लगा सकते हैं। जैसे तुमको मैंने दिया, सर अगर तुमको हमें एंगल छोटा दिया होगा तो डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला यस लगाना है। यस भाई, अगर एंगल छोटा है तो डेविएशन भी छोटा ही आएगा ना, क्योंकि मुझे पता है स्लैब में जीरो क्यों होता है, क्योंकि एंगल जीरो है। तो एंगल 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 4 डिग्री हुआ, तो मेरा डेविएशन भी छोटा ही आएगा, तो छोटे को तो कह सकता हूँ ना मिनिमम। तो सर देखो पर ये दिया हुआ उसमें है, ही डेल्टा मैक्स भी हो सकता है ना, उसी प्रिज्म का डेल्टा। नहीं अरे तो मैक्सिमम होगा ही नहीं ना, उसी को अपने मिनिमम बोलेंगे। 2 डिग्री को क्या बोलूंगा मैं, मिनिमम या सर मैक्सिमम? पर उस प्रिज्म का वो मैक्सिमम है ना। नहीं नहीं नहीं, वो प्रिज्म सारी लाइट को उतने ही एंगल से वो कर देगा, डेविएट कर देगा, तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात ही नहीं है। दैट सर इज द मतलब अगर छोटा एंगल होगा तो एक ही डेविएशन होगा। यस, हाँ जो भी सर कुछ समझ। है, जो भी कुछ है वही है ना, उसमें क्या मैक्सिमा क्या मिनिमा। हाँ सर अभी समझ गया। अब मैं तुमको बोलूं कि स्लैब जो करती है वो है ना, मिनिमम है डेविएशन करती है कि मैक्सिमम करती है, अभी वो जीरो ही है, तो जीरो में क्या मिनिमा क्या मैक्सिमा, यहाँ पे मैटर करेगा। अब मैंने तुमको बोला कि एंगल ऑफ जो प्रिज्म है दैट इज 60 डिग्री, म्यू तुमको दिया हुआ है 3/2, ठीक है, तुमसे पूछा है फाइंड एंगल एंगल आई फॉर विच आई कैन गेट मिनिमम डेविएशन एंड फाइंड डेल्टा मिनिमम। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। सर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं। क्या किसको दिखाऊं? हाँ सर इतना ही रखिए तुम। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सर I is equal to E। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है ना। इसमें हम अप्रोक्सीमेशन नहीं डालेंगे कि साइन थीटा थीटा है। नहीं डालेंगे, देखो सबसे पहली बात अप्रोक्सीमेशन नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरा एंगल बड़ा है। अब देखो मुझे एंगल दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है म्यू, और मुझे क्या निकालना है, डेल्टा मिनिमम। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो इस इक्वेशन में तुमको अपने क्या क्या पता है, क्या क्या तुमको ये पता है, पता और है, म्यू पता है। क्या पता है, ए पता है, म्यू पता है, तो कितने वेरिएबल हैं इस वाले इक्वेशन में जो एक तुमको ही है। फाइंड करना है? तो हो जाएगा, एक ही वेरिएबल है। तो हो जाएगा। हाँ सर। तो बताओ क्या आंसर आएगा, हो जाएगा तो बताओ।
तो यहाँ पे लिखोगे 3/2 वो इक्वल टू 3/4 आ रहा है तो उसका साइन का वैल्यू कैसे होगा? हाँ तो फिर अपने इनवर्स में लिख देंगे। हाँ, सर, तो हम लिखेंगे डेल्टा मिनिमम बाई 2 प्लस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो मैं छोड़ दूंगा अभी इसको, मैं कहूँगा फ्रॉम दिस वी कैन गेट, क्या फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा मिनिमम। डेल्टा और अगर मेरे पास में डेल्टा मिनिमम आ गया तो मेरे पास में IBI आई भी आ जाएगा। कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा कि डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2 माइनस ए, ये होता है फॉर्मूला भाई। डेल्टा मिनिमम कब आता है, व्हेन योर आई इक्वल टू ई। तो यहाँ से आ जाएगा फिर मेरे पास में, तो जो आई बनेगा दैट विल बिकम डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ये होएगी, खराब होएगी, लेकिन हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो और आओ। तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, मतलब अगर हम पूरे चीज का साइन निकाल देंगे तो साइन इनवर्स ले लेंगे तो हो जाएगा। ले हाँ लो, सर उससे ले उसी लो। के फॉर्म में हाँ, आ रहा है वो एक्चुअली। तो क्योंकि साइन हाँ, आई हाँ, साइन आ रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर सकते हो, ठीक है। वो भाई हमारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव है ना, हम तो ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि हमारा ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन। तुमको एंगल ऑफ एन प्रिज्म दिया हुआ है 60 डिग्री, म्यू दिया हुआ है √7/3, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, फाइंड मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंट so that light is refracted from face 2। चलो बताओ, मुझे सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन करवाना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये सोचनी पड़ेगी कि पहले वाली सरफेस पे मिनिमम क्यों आएगा। तो ध्यान से देखो, तुमको एक चीज तो पता है, अगर मिनिमम आएगा तो ई मैक्सिमम हो जाएगा, तो अपने आप वो फेस 2 पे आ जाएगा, इसलिए यस। ये देखो, ये एंगल कितना दिया हुआ है 60, है ना। तो हम डायरेक्टली 0 नहीं बोल सकते क्या? नहीं, ये तो पहले तो क्वेश्चन को एनालाइज करना जरूरी है कि भाई चल क्या रहा है। तो देखो, ये लाइट मेरे पास में यहाँ पे है, राइट, ये एंगल मेरे पास में आई है। अगर मैं आई की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो जो R1 की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अगर I1 इंक्रीज हो रहा है आई, तो R1 जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। सोनल, सोनल, हाँ, if I am increasing the value of I, then what will happen to the सर value of डिक्रीज R1? होगा ना। डिक्रीज होएगा सर। क्यों, अबे इंक्रीज होगा गधों। अबे I को इंक्रीज करूंगा तो R1 इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। हे भगवान, सर इंक्रीज कैसे सर होगा? अगर सर मैं म्यू इस तो पॉइंट पे कांस्टेंट है स्नेल्स ना। लॉ लगाऊं तो रुको, तो 1 इक्वल टू साइन आई इक्वल टू म्यू इक्वल टू साइन R1, राइट, सही है। तो साइन R1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/μ साइन आई, सही है। हाँ सर। यस सर। तो इफ आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आई, आई को इंक्रीज करूंगा तो साइन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी,
साइन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइन R1 की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो R1 मेरा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होएगा भाई। अब यहां से लाइट यहाँ गई, ये R1 अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो R2 क्या होगा? डिक्रीज होगी। डिक्रीज, बिकॉज आई नो R2 दैट डिक्रीज होगा R1 क्योंकि प्लस R1 प्लस R2 R2 कांस्टेंट है। R1 प्लस R2 जो है वो तो कांस्टेंट है ना, उसको थोड़ी ना मैं चेंज कर सकता हूं। सो अगर R1 छोटा है तो R2 कैसा होगा? बड़ा, बड़ा होगा सर। है ना? यस। तो देखो ये R2 है, R2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कि लाइट का क्या रिफ्रैक्शन हो जाए? अगर R2 मैक्सिमम करना है तो इसको अपने वो कर दूं, मैक्सिमम कर दूं 90 डिग्री। भाई उससे ऊपर थोड़ी ना हो सकता है कुछ E। और अगर E की वैल्यू 90 डिग्री है तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R2 वो क्या बोलते हैं इस R2 फिर? C ना, क्रिटिकल एंगल। यस सर। हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है भाई? क्रिटिकल एंगल इज द लैग हो रहा है। critical angle is the maximum angle for which we can get refraction happening। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी तो TIR हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम फेस टू होना चाहिए, तो एंगल जो है वो मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू अपना क्रिटिकल एंगल। तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। तो ये जो R1 है, R1 की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 60 माइनस C। यस सर। यस सर। अगर तो अब इसके रिलेटिव जो I की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी? I मिनिमम। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बन जाएगा मेरे पास में? साइन I मिनिमम, ठीक है, शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू साइन 60 माइनस C। अब मुझे पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, वो मैं यहाँ पे लगाऊं ना क्रिटिकल एंगल के लिए, तो मैं लिखूंगा कि साइन C इक्वल टू म्यू √7/3 शुड बी इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। तो साइन C की वैल्यू क्या बन जाएगी? √3/7। सही है? साइन C की वैल्यू इतनी है तो कॉस C की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2/√7। अब यहाँ पे सब कुछ खोल डालो तो तुम लिखोगे साइन I इक्वल टू ये कितना है? √7/3। क्या फॉर्मूला होता है साइन A माइनस साइन B का? साइन ए कॉस B माइनस साइन sin B 60 cos C माइनस साइन C cos 60। सबकी वैल्यू पता है तुमको? साइन C की वैल्यू पता है, cos C की वैल्यू पता है, साइन 60 पता है, cos 60 पता है, राइट? यस तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास I की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, कि 30 डिग्री इज द मिनिमम एंगल। अगर 30 डिग्री पे मैं लाइट को डालूंगा तो लाइट जब सेकंड फेज पे जाएगी तो वन क्रिटिकल एंगल पे जाएगी और लाइट तुम्हारा 90 डिग्री के ऊपर इमर्ज हो जाएगा। तो बताओ इस केस के अंदर मैक्सिमम तुम्हारा कितना आया डेविएशन? हमको पता है ना, जब I या E में से कोई भी एक चीज 90 डिग्री हो जाती है तो उस केस के अंदर मैक्सिमम मैंने डेविएशन आता है। तो क्या होता है वो? I प्लस E माइनस A। I कितना है? 30। E कितना है? 90। A कितना है? 60। तो कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज द मैक्सिमम डेविएशन दैट कैन हैपन फ्रॉम ये प्रिज्म। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन इन दिस केस? फॉर्मूला से लगा सकते हैं। तो डेल्टा मिनिमम के लिए मैं ये लगाऊंगा, डेल्टा मिनिमम प्लस
30 डिग्री a/2 sin upon sin a/2 should be equal to √7/3. सर डेल्टा मिनिमम बाय 2 भी होगा ना? हाँ, डेल्टा मिनिमम बाई 2. फ्रॉम दिस वी कैन गेट ये अपना मिनिमम डेविएशन. तो इसके अंदर देखो हमने अप्रोक्सीमेशन होकर नहीं किया, ना ही हमने अपना एंगल वाला किया, ना ही हमने अपना डेविएशन वाला किया. तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए. देखो सर हमें म्यू दिया था ना. हाँ, दिया हुआ था ना √7/3. सर हमें मिनिमम आई ढूंढना था, इसलिए हमने ई को मैक्सिमम कर दिया ना. क्या हमको, हाँ हमको भाई उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पूछा क्या था, फाइंड मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि मिनिमम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना हो सकता है. अब मुझे पता है मिनिमम, अगर मुझसे इंसिडेंस एंगल पूछा है तो इमर्जेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम. और इमर्जेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 90. तो मैंने क्वेश्चन को रिवर्स से स्टार्ट किया कि इमर्जेंट 90 है, तो मेरा जो R2 है वो क्या बन जाएगा, C. अगर R2 C है तो R1 क्या बन जाएगा, A - C. और फिर मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया. ठीक है. हाँ भाई, अरे आगे कर रहे हैं. यस यस. हाँ, तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी तुम अपने आप ट्राई करना, फिर अपन करेंगे. अब देखो तुमको एक चीज बताते हैं. एक चीज तुमने देखी थी ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रेशियो होता है ना साइन आर बाय साइन आर का. यस, है ना, रेशियो ऑफ दिस. एंड दैट इज फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल लाइट. एक्चुअली जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है. ठीक है. तो एक सीरीज होती है कि किसी भी वेवलेंथ के लिए जो म्यू होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, a + b/λ² + c/λ4 एंड सो ऑन. एक इस टाइप की सीक्वेंस होती है. हमको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतना दिख रहा है कि जो वेवलेंथ है वो कैसा हो रहा है, इनवर्स में आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि इफ लैम्डा मेरा इंक्रीज हो रहा है, देन जो मेरा म्यू है वो क्या होगा, हाँ वो कम होगा. यस, फाइन. अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो जो मेरा म्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ही देता हूँ. हेडिंग के हिसाब से रिपीट कर सकते हैं. हाँ तो स्टार्ट में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए रिपीट कर. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हर लाइट रे के लिए इस टाइप से अपने वेरी करता है, कोई फंक्शन होता है ये. मतलब जिस लाइट रे का वेवलेंथ ज्यादा है उसका जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है, और अगर तुम्हारा लाइट रे का वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हाई होता है. जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मुझे कहते हैं
उसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम जो फॉर्मूला है उसके फॉर्म में है ना, लैम्डा की फॉर्म में, इसलिए मैं लैम्डा की बात करता हूँ। ठीक है, अगर हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है सबसे कम जो वेवलेंथ होता है किसका होता है? हाँ वायलेट। वॉयलेट। फिर सब ये होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, फिर हमारे पास में आता है वेवलेंथ ऑफ येलो, फिर बाद में और इंक्रीज होते रहते हैं, फिर हमारे पास में होता है वेवलेंथ ऑफ रेड। ये ऐसा होता है। अगर इसी में अगर मैं तुमको ऑर्डर बना के दूं म्यू का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू वॉयलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट, इनका जो ऑर्डर बनेगा वो कैसा हो जाएगा? अपने उल्टा हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा। यस, मतलब वॉयलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा हो जाएगा? सबसे ज्यादा, है ना? वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वॉयलेट जो कलर है उसकी स्पीड किसी भी मीडियम में कैसी होगी? सबसे कम होगी। सर बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम के लिए होता है ना? हाँ, तो हर मीडियम के अंदर अलग अलग जो कलर है उसका भी अलग अलग होता है बिहेवियर। हाँ वायलेट में स्पीड सबसे कम हो जाएगा। हाँ, जो वॉयलेट की स्पीड सबसे कम हो जाएगी, रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। यही रीजन है, तुमने देखा होगा ना, जो अपने इमरजेंसी वाले जो लाइट्स होते हैं जो किसी पोल वगैरह पे लगे होते हैं, ये जो होते थे ना, अरे कभी कभी वो लगे होते हैं एंटीना के ऊपर, वो इसीलिए हाँ रेड कलर के होते हैं। क्यों होते हैं रेड कलर के? क्योंकि जो है रेड कलर है उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत हाई है, ठीक है, और वो जल्दी ट्रेवल करता है, क्योंकि वही हमारा जो भी रास्ते में मीडियम आएगा ना, तो रेड जो कलर है उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज वेरी लेस। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत छोटा है तो उसकी स्पीड कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो भाई अच्छी बात है ना, डेंजर का सिंबल हमारे पास है, जल्दी आ जाएगा। बट वो इसलिए होता है ना क्योंकि स्कैटरिंग सबसे कम होता है। यस, तो स्कैटरिंग का फैक्टर भी यही है, स्कैटरिंग के लिए भी सेम सीक्वेंस है ना, वो होती है, वैलिड होती है। तो एक्चुअल फॉर्मूला यही है क्या? a प्लस b का? यस, है ना? तो ये है, अगर मैं इसको कौन सर प्रिज्म के अंदर लेके आऊं। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे वापस। कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था भाई? सर आपने क्वेश्चन करा ना फिर बाद में। क्या बात कर रहा है? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने जो करा। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। जैसे अभी हम क्या बोलते थे कि हर सबके लिए हमने एक ही अज्यूम किया था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास में अलग अलग है ना कलर हैं, एक रेड है, येलो है, एक वायलेट है, तो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? अलग अलग होगा, और वो इस फॉर्मूले से आता है। हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ इतना यह याद रख सकते हैं कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, बस, क्योंकि इनवर्स में आ रहा है ना। हाँ सर। तो मेरे पास कलर्स का जो सीक्वेंस होता है उसमें होता है कि वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, फिर वह बीच में कहीं येलो आता है, और सबसे जो हाईएस्ट जो वेवलेंथ है दैट इज ऑफ रेड, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस ऑर्डर में लिखूं म्यू में, तो मैं लिखूंगा कि वॉयलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज वेरी हाई, रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज वेरी लो। मतलब सेम मीडियम, अगर पानी के अंदर सारी लाइट है ना ट्रेवल कर रही हैं, सारे कलर्स, तो कौन से कलर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा? वॉयलेट या रेड? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी स्पीड कम होती है। कम होती है, रेड का ही ज्यादा होता है। वॉयलेट का होगा। रेड तो यही। अब जैसे प्रिज्म की बात कर लेता हूं,
ये सपोज एन प्रिज्म है मेरे पास में। अब तक मैं क्या डालता था, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब कि सारे लाइट का वेवलेंथ सेम था। वेवलेंथ से सेम था तो सबके लिए वो भी सेम था, म्यू भी सेम था। अब मैं क्या डाल रहा हूं, व्हाइट लाइट। ठीक है, सपोज हमने डाल दिया, ये डाल दिया, ये मैंने डाल दिया व्हाइट लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल कलर्स आर देयर। अब लाइट जब यहां से बाहर निकलेगी तो मुझे बताओ ना, डेविएशन का फॉर्मूला क्या आया था, म्यू माइनस 1 इंटू ये था ना ए, ये आया था डेविएशन। हाँ। तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी कैसा हो ज्यादा होगा। हाँ सर, तो सबसे ज्यादा किसका म्यू है, ऊपर देखो, वायलेट का। वॉयलेट का। मतलब वॉयलेट अपने पाथ से, देखो ये है तुम्हारे पास में एक्चुअल पाथ, वॉयलेट अपने पाथ से सबसे ज्यादा होएगी डेविएट। फिर उसके बाद में येलो, उसका डेविएशन थोड़ा कम होगा। और उसके बाद में आएगी रेड। रेड जो है उसका तो डेविएशन लगभग सबसे कम होगा, है ना। मैं बोलूंगा कि म्यू ऑफ रेड कैसा है, बड़ा है म्यू ऑफ वॉयलेट से, इसलिए डेल्टा ऑफ रेड, नहीं मैं उल्टा लिख दिया ना, हाँ, म्यू ऑफ जो रेड है वो छोटा है म्यू ऑफ वॉयलेट से। जो डेल्टा ऑफ रेड है वो भी कैसा होगा, छोटा होगा डेल्टा ऑफ वॉयलेट से। तो देखो ना, जिसका डेविएशन कम होगा वो अपने एक्चुअल पाथ से कम नीचे आएगी। ठीक है, तो अगर मैं एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से डालूंगा तो सारे के सारे जो कलर हैं वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे अलग अलग, क्योंकि सारे के सारे जो कलर्स हैं उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ये जो फिनोमिना है इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट से हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो अपने अगली क्लास में देखेंगे। बस तुमको इतना आज बताया है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है। जो तुम देखते हो ना रेनबो बनता है, वो इसीलिए बनता है क्योंकि जब पानी का जो है बबल होता है उसके अंदर लाइट जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो हर कलर का अलग अलग डेविएशन आएगा, तो वो जो कलर जो है वो स्कैटर हो जाएंगे, सारे कलर जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो हमको सारे कलर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं बस। ओके, चलो सर ऐसा बाकी फिर हमेशा अगली होता है क्लास में क्या? करेंगे। तुम्हारे सीए में यहाँ, यस, तुम्हारे सीए में यहाँ तक आएगा जो मैंने आज तक करवाया है। ठीक है, तो उसके लिए जो एचसीवी कहाँ तक करना है? अरे एससीवी के अंदर जहां भी तुम्हारे डेविएशन वाले क्वेश्चन है सब करने हैं, या फिर जो तुमको अपने पीडीएफ दिया हुआ है उसमें तो लिखा हुआ है डेविएशन एंड डिस्पर्जन। सर एक बार पूरा सिलेबस भेज देना ठीक है, फिजिक्स का। तो तुम प्रिज्म वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो अब। अरे अब तक जितना करवाया गया है तुमको फिजिक्स में, फ्रॉम द डे 1 से आज की डेट तक सब कुछ। हाँ सर आज की डेट के आगे का नहीं आएगा। अरे तुम बताओ आज की डेट तक कितना हो गया मैकेनिक्स में, केपी सर सर ने कितना करा रोटेशनल भी दिया। आएगा क्या? उसके 2 अरे ही लेक्चर हुए सर अबे तब तक। 2 लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे बता रोटेशन में कितना हो गया है। सर मोमेंट सर ऑफ मोमेंट इनर्शिया ऑफ चालू है, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चालू है। चालू है, किस किस का करवा दिया, रॉड का करवा दिया। सर रिंग और डिस्क का करवाया। रिंग का हो गया, डिस्क का हो गया, रॉड का हो जाएगा और पॉइंट मास का हो जाएगा, राइट। सर बस सर रोटेशनल मत डालिए। अरे यार मैं जितना बोलता हूँ उसका आंसर क्यों नहीं देते हो बस तुम रिंग लोग। और उसी का करवाया है। हाँ सर, रिंग और डिस्क, डिस्क रॉड का नहीं करवाया, रॉड का नहीं सर। करवा
करवा देंगे अगली क्लास में, तो वो भी आएगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा। ठीक है, तो मान के चलो कि केपी सर का तो जो तुम्हारा अगली क्लास में होगा वो भी आएगा। सर और जो कोलिजन वाला चैप्टर था उसमें वो वेरिएबल मास भी बाकी है। क्या चीज? हाँ तो आएगा नहीं ना वेरिएबल मास, अगर नहीं आएगा वेरिएबल मास वैसे अगर देखो तो जेई के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो इसलिए उसको छोड़ा हुआ है। ओके, तो जितना करवाया है उतना ही आएगा। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, पेपर इस बार हम बनाएंगे तो पेपर तो डिफिकल्ट होगा ही, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ओके, चलो जाओ, बाय बाय। बाय सर।